इसमें जो है ना, इसमें गैप मेंटेन करना अभी आएगा आगे, हम डबल सीटिंग में बात करेंगे। ये दोनों चीज आपको एक बार देखना जरूरी है कि ये 10 डिग्री वाला एंगल सही है कि नहीं और 3 mm वाला सही है कि नहीं। वो चीज एक बार आप देख लीजिएगा। ये नॉर्मली हमेशा खराब नहीं होता है। एक बार आप समय पे अगर सर्विस में देख लेंगे या कंप्लेन आया तो उसमें देख लेंगे तो क्या होगा, ये चीजें दूर हो जाएंगी। ठीक है ना, मैं वही बात कर रहा था। इसके आगे मैं बता रहा था कि ये लिफ्ट हाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिफ्ट हाइट मैक्सिमम जो है 16 इंच है हमारा डी सीरीज गाड़ियों में और 12 इंच हमारा ई सीरीज गाड़ियों में। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, डीसी लीवर से आर्म को ऊपर उठा मैक्सिमम ऊपर उठाने के बाद उसका हाइट चेक करते हैं। हाइट कहाँ से कहाँ तक करते हैं, ये जो ऊपर है आवाज नहीं सुनते उसमें। पिन लगता है ना, उसके वहां से लेके ये जो हाइड्रोलिक हाउसिंग, जिस हाउसिंग के ऊपर बैठा है वो है डिफरेंशियल हाउसिंग। वो डिफरेंशियल हाउसिंग का टॉप सरफेस, ऊपरी भाग, वहां तक हम नापते हैं। ठीक है ना, वो नापने के बाद अगर मेजरमेंट सही आया तो वेरी गुड, अगर नहीं आया तो फिर क्या करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं लीवर में एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ये जो लीवर का जो यहाँ पे हम कट से घुमा रहे हैं ना, जो ए लिखा हुआ है, ये हो गया नट, सर स्क्रू। ये स्क्रू का दोनों साइड में जगह दिया हुआ है। जैसे हम लोग ऑल्टरनेटर का फैन बेल्ट टाइट करते हैं, आपको आप लोग को मालूम होगा, ऑल्टरनेटर में जगह दिया रहता है, मैनुअली खींच के हम क्या करते हैं बेल्ट टाइट का, ऐसे ही इसमें भी है ना जगह दिया रहता है। ये क्या करेंगे, हम इसको ढीला करेंगे, लिफ्ट को पीछे करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्रू यहाँ आके बैठ जाएगा पीछे के, तो क्या जो ज्यादा था कम हो जाएगा, फिर कम होगा तो क्या होगा, इसको आगे कर देंगे तो क्या होगा, ये जो है लेफ्ट का हाइट बराबर आ जाएगा। तो ये एक एडजस्टमेंट उसका लीवर भी दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ आपको करने का, क्योंकि लिफ्ट हाइट का भी कंप्लेंट बहुत समय आता है, कस्टमर बोलते हैं कि लिफ्ट नहीं हो रहा है, पूरा बराबर लिफ्ट नहीं जा रहा है, तो इसके लिए एक बार लिफ्ट हाइट चेक कर लीजिए। ठीक है ना, तो ये जरूरी है। तो एक साइड ये है। दूसरा एक एक और एडजस्टमेंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है फील्ड में, जो कि ड्राफ्ट सेटिंग। ड्राफ्ट सेटिंग का जो एडजस्टमेंट है ना, ये आसान है इसलिए कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। इसमें क्या करना होता है, इंजन को मोटामोटी 1700 से 2000 आरपीएम में चालू करिए, और डीसी लीवर दोनों आपको सामने की तरफ नीचे में है। डीसी लीवर को पीछे की तरफ उठाइए धीरे धीरे। एक पोजीशन आएगा जहां पे डीसी लीवर से इंप्लीमेंट जो है सीधा ऊपर उठ जाएगा, है ना, ये ऐसे ही होता है, डायरेक्ट ऊपर उठ जाता है। तो वो जो पोजीशन है वो कौन सा पोजीशन में उठ रहा है वो हमको चेक करना होता है। तो जो हमारा जेडी वाला, जो जेडी का जो बता रहे हैं उसमें क्या है कि ये आप देख रहे हैं जो लीवर का पीछे पोर्शन और लीवर डीसी लीवर का बीच में एक प्लेट रहता है, उसका पीछे पोर्शन दोनों पैरेलल होना चाहिए। लिफ्टिंग का पोजीशन, जिस समय लिफ्ट हो रहा है, जिस पोजीशन में लिफ्ट हुआ है वो ऐसा पैरेलल होना चाहिए। अगर दोनों को उंगली लगकर अगर हम टच करेंगे ना तो पैरेलल दिखेगा। पीछे से अगर दिखेंगे हम टैंकी के नीचे से अगर दिखेंगे तो पैरेलल होना चाहिए। अगर कम ज्यादा होता है पोजीशन तो फिर उसको एडजस्ट करना होगा। अगर मान लीजिए ये पोजीशन आने से पहले ही लिफ्ट उठ गया, ऐसा नहीं हो सकता है। ये पोजीशन में आने के बाद भी नहीं उठा, उसके आगे चला गया फिर जाके उठा तो भी हो सकता है, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो पहले उठ जा रहा है मतलब जल्दी सेंसिंग हो रहा है, बाद में उठ रहा है मतलब लेट सेंसिंग हो रहा है। तो पहले अगर उठ गया तो ये जो रॉड है ना, ये वाला डीसी ड्राफ्ट सेंसिंग रॉड, इस रॉड का जो लेंथ है इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है ना, छोटा कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। ये इसको ढीला करेंगे, फिर इसको खोलेंगे, इसमें थ्रेड है, ये इसको हम छोटा करेंगे, फिर हम जो है इसको चेक करेंगे। तो ऐसा करके जो है हम बराबर लाएंगे। अगर मान लीजिए इसको पार करके जाके उठ रहा है तो लेफ्ट सेंसिंग, तो उसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। तो ऐसा ही है सिस्टम, मैनुअली आपको करना पड़ेगा। अगर एक बार में सही नहीं होगा तो 2 बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा, लेकिन करके देना पड़ेगा। ठीक है ना, एक बार करेंगे तो एक कस्टमर से समस्या जो है दूर हो जाएगा प्रॉब्लम। इस पॉइंट पे दूर होगा। अगर इसके साथ दूसरा कुछ जुड़ा हुआ है तो अलग बात है, बट ये सेंसिंग वाला जो इश्यूज है यहाँ पे, ये मैक्सिमम जगह में ये प्रॉब्लम होता है।
ये थोड़ा सा आपको आप लोग को ध्यान देना जरूरी है। अभी हम मीटा में चलते हैं। मीटा में सब आप लोग और मैक्सिमम काम आप लोग काफी दिन से कर रहे हैं मीटा के बारे में, तो आप लोग सब एक्सपर्ट हैं मीटा में। मीटा और जेडी दोनों डिजाइन में अंतर है, लेकिन कंपोनेंट जो है इसका अंदर की जो पार्ट है, पार्ट का नाम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, एक दो में अंतर है, बट नॉर्मली सेम है। और काम भी जो है ना ये बराबर सेम ही है, फंक्शन में भी बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सर्किट का जो फंक्शन होता है ना वो सब सेम है, सिर्फ इसमें डिजाइन में फर्क है, कंपोनेंट में थोड़ा बहुत फर्क है, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका कंट्रोल जो स्पूल है, कंट्रोल वाल्व है, सॉरी कंट्रोल वाल्व जो है ये ऐसा लगा रखा है जो शुरू में बोल रहे थे, ये बाहर से दिखता है। और इसमें जो ऑक्सिलरी वाल्व है ये प्रीसिलेटर वाल्व, ये प्रीसिलेटर वाल्व इसमें हाइड्रिक में लगा रहता है। तो ये वही है कि ट्रॉली को चलाना है या लिफ्ट को चलाना है, तो ये उसी को तैयार करता है। देन यहाँ पे आप देखेंगे ये इंप्लीमेंट लॉक है, कंट्रोल वाल्व के ऊपर ही इंप्लीमेंट लॉक है। इंप्लीमेंट लॉक वही काम करता है, या रेट ऑफ ड्रॉप वाल्व है, इंप्लीमेंट को लॉक करता है। प्रीसिलेटर वाल्व इसमें जो है ना, इसमें इसको बंद करके रखने से ट्रॉली चालू मतलब काम करेगा, खोलने से हमारा लिफ्ट काम करेगा। जेडी का उल्टा है, ठीक है ना। और इसका जो ट्रॉली वाला पाइप जो है ये हाउसिंग में लगता है, जेडी में कंट्रोल वाल्व में लगता था, लेकिन इसमें हाउसिंग में लगता है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे होल दिया हुआ है, टैपिंग होल, इसमें लगता है। ये एक है। और एक यहाँ पे एक्सटर्नल रिलीव वाल्व है, जो एक्सटर्नल रिलीव वाल्व काम करता है कि पंप को सेफ्टी के लिए, हाइड्रोलिक पंप का सेफ्टी के लिए एक्सटर्नल रिलीव वाल्व यहाँ पे एक हाउसिंग के ऊपर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं उसका काम वो इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल दिया हुआ है। और ये थोड़ा सा पुराना है, ये डिफरेंशियल वाल्व है, ये स्पूल वाल्व है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं रिलीव वाल्व एंड सेफ्टी वाल्व। अभी का जो एफसीबी है उसमें एक ही आता है जो कि लगभग 230 बार का प्रेशर सेटिंग रहता है। हम आगे देखेंगे इसका फोटो। ये एफसीबी एंड आरसीबी, झारखंड बिहार का आदमी को सबको ही मालूम है कि आरसीबी क्या होता है, एफसीबी क्या होता है ना। इस शुरू समय में बहुत ज्यादा समस्या था आरसीबी को लेके, हमारा पूरा ईस्टर्न डिवीजन में समस्या था। आरसीबी नरम थोड़ा सा हार्ड मिट्टी के लिए बनाया गया था, जो कि हमारे एरिया में इतना ज्यादा नहीं चला था। बट एफसीबी जो है इसके बाद जब प्रॉब्लम इतना ज्यादा हुआ तो उसके बाद कंपनी ने एफसीबी लॉन्च किया। एफसीबी फ्लो कंट्रोल वाल्व है, एफसीबी एक कंप्रेसर वाल्व दिया गया था, एक पायलट वाल्व दिया गया था, जिसका हमारे जो यहाँ का जो मिट्टी कंडीशन है उसके लिए एफसीबी बेस्ट सुटेबल ऑप्शन तो मीटा की तरफ से प्रोवाइड किया गया था उस समय। तो ये हमारा कंट्रोल वाल्व है एफसीबी का। ये कंट्रोल वाल्व में आप देख रहे हैं इसमें 3 भाग है मोटा मोटा। एक है सामने का जो लीकेज पार्ट है जो दिख रहा है ये वाला, एक ये वाला जहाँ पे तेल आता है इनलेट होता है, और एक जो ये पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये पार्ट जो है हमारा उसमें जाता है कि जो हमारा लिंकेज जो हमारा बाकी चीज को ऑपरेट करता है, लिंकेज पार्ट। तो ये जो है ये अभी अगर हम देखेंगे इसमें कई सारा वाल्व्स हैं, जैसे इंप्लीमेंट लॉक है, आप कवर के ऊपर ही दिख रहा है। उसके बाद ये सेंसिटिविटी स्क्रू है इसके अंदर में, जो कि डिस्चार्ज वाल्व के साथ काम करता है। सेंसिटिविटी स्क्रू जो है हम एडजस्ट करते हैं तो डिस्चार्ज वाल्व को ही एडजस्ट करते हैं। चेक वाल्व इंप्लीमेंट लॉक जो है ये चेक वाल्व के ऊपर ही है। ये हमारा कंट्रोल वाल्व का बॉडी है, ये कॉपर स्क्रू है जो कि एफसीबी को पहचानने का तरीका, ठीक है ना। आरसीबी में ये कॉपर स्क्रू नहीं दिखता है। ये स्पूल वाल्व है, ठीक है ना, जो कि आगे लिंकेज हाइड्रोलिक का जो काम कराते हैं, ये स्पूल वाल्व। और ये हमारा डिस्चार्ज वाल्व, डिफरेंशियल, सॉरी जो अनलोडर वाल्व वहां पे हम बोल रहे थे, यहाँ पे इसको डिफरेंशियल वाल्व बोलते हैं। और इंटरनल रिलीव वाल्व, ये रिलीव वाल्व एक ही अभी अवेलेबल है एफसीबी में, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट जो है हमारा एक कंट्रोल वाल्व अगर आप खोलेंगे तो इसका कंप्लीट अगर ऐसे ही दिखने में आएगा, ठीक है। इसको भी वॉश करने के लिए, होने के लिए कंपनी ने रिकमेंडेशन दिया है। ये इसका कंप्लीट पार्ट है
जो ऑलरेडी आपको मैंने इसमें बताया, ये चेक वाल्व, इम्प्लीमेंट वाल्व, डिस्चार्ज वाल्व, डिफरेंशियल वाल्व, काम सब सेम ही है। वहाँ पे अनलोडर वाल्व का जो काम था, यहाँ पे डिफरेंशियल वाल्व कोई काम है, नाम में थोड़ा फर्क है। स्पूल वाल्व है, सिलेंडर सेफ्टी वाल्व है, ठीक है ना। उसके बाद पायलट वाल्व है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। ये जो आप पार्ट सब दिखला रहे हैं, हाँ, ये पार्ट मिलेगा कि नहीं? पार्ट मिलता नहीं है। पार्ट मिलता नहीं है। हाँ, मीटा का कोई भी चाइल्ड पार्ट मिलता नहीं है। मीटा मेरी बात सुन लीजिएगा सर। हाँ जी। जब ये पार्ट सब दिखला रहे हैं, तो एक पार्ट खराब होने के चलते पूरा कंट्रोल भाग चेंज करना पड़ता है। तो इस पर कुछ विचार किया जाए। मान लीजिए 11,000 10,000 का जो कंट्रोल भाग हो रहा है, 500 600 सामान खराब होने के चलते पूरा कंट्रोल भाग चेंज हो रहा है। इसका जो है ऑलरेडी ऊपर पार्ट्स डिपार्टमेंट को अपन ने दिया है ना, कि इसका चाइल्ड पार्ट मार्केट में मिले। मार्केट में मीन्स हमारा पार्ट्स पीडीसी में अवेलेबल हो। ये ऑलरेडी रिकमेंडेशन पीडीसी के पास है। तो पीडीसी हर साल कुछ पार्ट्स के चाइल्ड पार्ट बनाती है, जैसे स्टीयरिंग के पार्ट्स है या कुछ। तो ये भी उनके प्रपोजल में है। हो सकता है जल्दी आपको चाइल्ड पार्ट मिल भी सकता है, लेकिन अभी इसको सिखाने का कभी हमें लगा कि कभी क्या होता है ना, ऑयल की खराबी से कभी कुछ जाम हो जाता है कोई वॉल इसमें से, तो कम से कम निकाल के डीजल से धो के हम, तो ये अपने लिए फायदेमंद हो सकता है बहुत बार। ठीक है सर, है ना। इसमें एक्चुअली क्या होता है, दो से भी लगाते हैं सर तो भी प्रॉब्लम आई है। दिक्कत ये है कि सर, हाँ, दूसरा ये है कि मेरी बात सुना जाए। दूसरा मान लीजिए डिस्पेंशियल भाग जो है वो आपका हल्का गिर गया, इसके चलते मेरा पेट्रोल भाग सही कार्य नहीं कर रहा है। उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे बताइए हमको। अभी देखिए, दूसरा रास्ता नहीं, जब तक चाइल्ड पार्ट नहीं आते हैं अपने पास दूसरा रास्ता नहीं। एक रास्ता है जो हम डीजल से क्लीनिंग करके लगा सकते हैं, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो ठीक है, नहीं तो बदलना पड़ेगी। हम लोगों ने जब रिकमेंडेशन भेजा था तो कंपनी का कहना है ठीक है। और सब ट्रैक्टर की जो कंट्रोल भाग है और सब जो ट्रैक्टर में है वो कंपनी अपना व्यवस्था किया है। हाँ, लेकिन हम लोग की जो कंपनियां है ये छोटा के लिए 11,000 की सामान लगा रही है, उस पर विचार किया जाए। इस पे काम चल रहा है और बहुत जल्दी इसका आपको सोल्यूशन भी मिल सकता है। कंपनी को बहुत सारा दिक्कत, पहले कंपनी ने ये बताया था कि ये राइट साइड में आपको नीचे में राइट साइड में जो फोटो दिखा रहा है ना, जी, ये ऊपर में जो 2 स्क्रू है उसका एडजस्टमेंट है। ये डिस्टर्बेंस होता है तो वो कंट्रोल वाल्व बार बार परेशान करता है। तो उसकी वजह से कंपनी का कहना है कि ये जो सेटिंग डिस्टर्बेंस एक बार हो जाता है तो कंट्रोल वाल्व सही होता नहीं है, इसलिए अभी कंपनी रिकमेंड नहीं करती है पार्ट्स बदलने को। लेकिन अपना प्रपोजल गया है कि बाकी 1-2 कंपनियों में आता है तो उस पे कंपनी विचार कर रही है और जल्दी हो सकता है इस पे सर्विस किट आ जाएगी। लेकिन सबसे सवाल कम से कम मान लीजिए जो स्प्रिंग आप दिखला रहे हैं, स्प्रिंग भी अगर मिलता तो बहुत कुछ हद तक ठीक रहता, लेकिन स्प्रिंग भी नहीं सर। और सब कंपनी और सब कंपनी का पार्ट मिलता है सर, जो कि ऐसा मीटर नहीं रोकन सब में उसका जो आता है कंट्रोल। हमने ये फीडबैक दिया है, जो हमारे पार्ट्स मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट है ना, उनको ये वाला फीडबैक दिया है, क्योंकि न्यूऑलैंड का भी किट आता है मेरे ख्याल से। न्यूऑलैंड का किट लग जाता है थोड़ा बहुत। हाँ, तो वही चीज सर कि अदर कंपनी को पार्ट मिल रहा है, अपना वही चीज है, सेम चीज है, उसका पार्ट क्यों नहीं मिल रहा है?
और क्वेश्चन को पूछेगा अभी लोग ये सब काम है तो हो गया सवाल का जवाब मिल गया। हमको कर रहा है साहब। नहीं, आपको ही पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब हेमंत साहब ने दे दिया है। जवाब नहीं है। ये जो है तो सॉल्यूशन नहीं ना हुआ सर। देखिए सुनिए, एक चीज बता रहा हूँ, ये जो आप आज 2020 में बोल रहे हैं ना, हाँ। ये चीज चल रहा है जब से कंपनी बिजनेस चालू किया, ठीक है जी। तो जब से बिजनेस चालू किया आज तक कितने फीडबैक जा चुके हैं उसका तो हिसाब किताब हम भी नहीं कर सकते हैं। बट अच्छा चीज ये है, अभी कंपनी इस चीज के ऊपर काम करने लगा है, ये सबसे पॉजिटिव चीज है, ठीक है ना। जो हेमंत साहब ने बताया वो बिल्कुल सही बात है कि जितना कौन सा पार्ट हमको मार्केट में अवेलेबल करना चाहिए आप डीलरशिप में, जिसके कारण कंट्रोल वाल्व, सुनिए मेरी बात सुनिए पहले सुनिए मेरे बात। कंपनी इस डायरेक्शन में काम कर रही है अभी कि कौन सा मिनिमम पार्ट जो चाहिए जिसके लिए हम कंट्रोल वाल्व को रिपेयर कर सकते हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। तो अभी बोलने से तो इमीडिएटली हम आपको दे नहीं सकते, जब तक आएगा तब दूसरा दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? कुछ फायदा भी नहीं है। 2005 में देखे सर, 2005 में हमें चक्का का बाइसिकल मिलता था 935 रुपया का, लेकिन वही बाइसिकल आज महंगाई बढ़ गया तो 250 रुपया मिल रहा है। ऐसा आप लोग कई फीडबैक वहां जाते हैं, उस आप जो बताते हैं कंपनी उसी के ऊपर काम करता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ बोले और वो कुछ अलग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो आप बताते हैं, लेकिन देखिए उसमें कंपनी का हर चीज हमारे हाथ में नहीं है। हेमंत साहब के हाथ में कुछ चीज मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, वो अभी सोचा है कि अभी मार्केट में लाना चाहिए। क्योंकि अभी एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, मीटा का सुनिए मीटा का अभी हमारे कंपनी का जो प्लान जितना है कि मीटा का संख्या बढ़ेगा, मीटा का ही मैक्सिमम हाइड्रोलिक सिस्टम अवेलेबल आने वाले समय में होगा। तो कंपनी उस डायरेक्शन में सोच रहा है कि अगर मीटा का संख्या बढ़ रहा है तो हमको सर्विस रिपेयरिंग का फैसिलिटी लाना पड़ेगा, जिसके लिए कंपनी अभी इसके ऊपर काम चालू की, ठीक है। थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है। हैरी का भी तो लग गया था डिस्ट्रीब्यूटर। हैरिक तो पहले था, हैरिक तो सी में था, फिर बाद में मीटा ने कुछ दिन के लिए दिया था, फिर बंद हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा वेट कर जाइए, आप लोग को सुविधा के लिए कंपनी काम कर रही है, जरूर देंगे आपको भी, कस्टमर को सबको सुविधा होगा। तो ये कस्टमर को देना है, हमको क्या मिलेगा? कस्टमर के लिए कह रहे हैं, ठीक है, आपको भी पूछना पड़ता है ना सर। हम भी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए, जल्दी पूछिए। अगर खराब है तो हम कैसे समझें कि चेकबॉल हमारा खराब है? किसमें? मीटा में अभी आएगा, थोड़ा वेट करिए ना, मैं आपको लास्ट में स्लाइड में लेके जाऊंगा ना, उसमें आपको ट्रबल शूटिंग है, आप रोकिए थोड़ा। अलग से कोई भी चीज मीटर में आप चेक नहीं कर सकते, मैं बार बार आपको एक चीज बोल रहा हूँ। अच्छा, आपको क्या देखना है, अलग से चेक वाल्व कैसे खराब है उसका टेस्टिंग जॉन ने बताया नहीं है, ठीक है। अभी आपको इंस्पेक्शन में देखना है। चाचा ना बात सुनना, बात सुनिए, आपस में बात मत करिए, देखना अभी। अगर आपको विजुअल इंस्पेक्शन करना है, कंपनी ने क्या बोला कि आप इसको धो सकते हैं, आवाज सुनना भाई, आवाज, ठीक है ना। केरोसिन या डीजल से आवाज सुनना, आवाज साफ कर सकते बाबा हैं। को तो साफ करते समय अगर आपको लगा कि ये वक्त में जो है सीट घिस गया है, विजुअल इंस्पेक्शन में कुछ क्रैश मार्क आया, देखा आपने, तो उस समय आपको ये समझना पड़ेगा कि चेक वाल्व खराब हो गया, इसको लीकेज को आप रोक नहीं सकता। लेकिन चेक वाल्व की खराब कैसे हुआ है वो आपको सर्किट का जो हमने आपको बताया, आवाज सुनना ना, दिया हुआ है, अच्छा, उसी के ऊपर आवाज आ बात जाएगा। डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम होने से आपको पता चलेगा कि ये चेक वाल्व के थ्रू हो रहा है, ठीक है। हम बात करेंगे। तो ये कंपोनेंट्स हैं जो हमने वहां पे दिखाया था। यहाँ पे और कुछ कंपोनेंट है जो कि एक्सटर्नल रिलीव वाल्व, सॉरी एक्सटर्नल प्रेशर रिलीव वाल्व, उसके बाद ये इनपुट पाम से जो आता है
हार्डिक पंप से। देन ये हमारा डिसलेटर नॉब ऑक्सिलरी वाल्व जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा हाइड्रोलिक का जो ट्रॉली का जो पाइप लगता है तो उसका हाउसिंग में लगता है बीटा में, ठीक है। जेडी में कंट्रोल वाल्व लगता है, इसमें बीटा में लगता है। तो ये हमारा फ्लो कंट्रोल एंड आरसीबी का डिफरेंस कुछ था। सॉफ्ट सॉइल में यूज होता है, नरम मिट्टी में फ्लो, हम लोग के यहाँ पे एक्चुअली यूज होता है। स्पूल वाल्व स्प्रिंग अटैच होता है, पायलट वाल्व अवेलेबल होते हैं, रिले वाल्व एक ही रहता है, नंबर ऑफ होल्स इज लार्ज इन कंट्रोल वाल्व, है ना। तो आरसीबी में क्या है, आरसीबी अभी भी चलता है कुछ एरिया में हमारा जहाँ पे थोड़ा सा हार्ड मिट्टी है, साउथ वगैरह में चलता है। इट इज द हार्ड सॉइल। स्पूल वाल्व स्प्रिंग अटैच करता है, पायलट वाल्व नहीं रहता है, रिले वाल्व 2 रहता है इसमें, नंबर ऑफ होल स्मॉल है। अभी आप जो न्यू हॉलैंड का बोल रहे थे ना, न्यू हॉलैंड का जो मिलता है मोस्ट प्रोबेबली जितना मेरे को मालूम है वो आरसीबी है, दैट इज नॉट एफसीबी। वो एफसीबी नहीं है, वो आरसीबी है जो हमारे पास पहले हुआ करता था। तो इसलिए अगर कंप्लीट अगर आप किसी कोई कस्टमर उसको उठा के इसमें लगा देगा तो दिक्कत आएगा कुछ दिन के बाद, ठीक है ना, ठीक से नहीं चलेगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि वो आरसीबी और एफसीबी में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो जो कि हमारे मिट्टी के लिए एफसीबी ज्यादा अच्छा काम करेगा। ये जो है ये हमारा लीकेज है, अंदर की मीटर में थोड़ा सा ज्यादा लीकेज रहता है। तो लिंकेज देख आप लोग काम करते होंगे, लिंकेज देख के बहुत ज्यादा आदमी को घबराने का नहीं है। इसका लिंकेज का 2 भाग है, एक हो गया ड्राफ्ट साइड का, एक हो गया पोजीशन का, ठीक है ना। तो ये जो हाउसिंग इधर ये जो हाउसिंग दिख रहा है ना, हाउसिंग का वॉल दिख रहा है, दीवार है, ये हाउसिंग है, उसका साइड का जो है वो है ड्राफ्ट का। ये ड्राफ्ट कैम कॉम्पेंसेटर, ये हो गया ड्राफ्ट लोलर, ये ड्राफ्ट साइड का। ये अंदर का जो है ये वाला जो दिख रहा है ये ड्राफ्ट का। अब इधर का जो दिख रहा है ना, ये वाला जो दिख रहा है ये हो गया हमारा पोजीशन का, ठीक है ना। ये पोजीशन का लिंकेज है, ये जो दिख रहा है ये पोजीशन का लिंकेज है। ओके, आप लोग को जहां पे मैं कर्सर दिखा रहा हूं ये एक जगह है जहां पे प्रॉब्लम आता है। किसी को ये प्रॉब्लम आपने आज तक फेस किया है? यहाँ पे एक एलंकी होता है, ये एलंकी कभी ढीला पड़ जाता है, कभी खोल के निकल जाता है। उस समय पोजीशन लीवर हिलाएंगे तो कोई काम नहीं करेगा, आपको दिखेगा कि ये मूवमेंट हो रहा है, लेकिन ये इसको पुश रोड को हिलाते नहीं है, ठीक है ना, मतलब प्रेशर नहीं बना पाते हैं इसके ऊपर। तो ये एक इशू अभी आ रहा है कई जगह में, मेरे को 3-4 केसेस ऐसे मिला है जो कि इसका जो एलंकी है ये एलंकी ढीला हो जाता है, ये खुल जाता है। तो ये आप लोग थोड़ा सा नोट करके रखिएगा, दिमाग में रखिएगा कि ये प्रॉब्लम लेकिन आ रहा है, ठीक है ना। और ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है, ये कैम है, ये रिएक्शन स्प्रिंग है, ठीक है ना। और ये जो है ये हाइड्रोलिक स्टॉपर है। स्टॉपर मतलब ये मैक्सिमम जो लिफ्ट हाइट हम लोग रीच करते हैं, वो पोजीशन लेके जाते हैं उस जगह में इसको रोकने के लिए, ठीक है, मैक्सिमम पोजीशन। अच्छा, यहाँ पे ये पुश रॉड है, ये सॉक ऑब्जर्वर स्प्रिंग है। आगे आएंगे हम डिटेल में तो आपको समझ में आएगा। इसमें कोई एडजस्टमेंट्स हैं, लीवर का एडजस्टमेंट, पोजीशन कंट्रोल, ड्राफ्ट कंट्रोल का एडजस्टमेंट, कंट्रोल वाल्व का सेंसिटिविटी, रिएक्शन स्प्रिंग, इंटरनल पुश रॉड, इतना सारा एडजस्टमेंट है। तो ये थोड़ा सा अलग दिया है, ये अलग इधर होगा। ये क्या है कि दोनों लीवर का आपस में कितना ढीला कितना टाइट रखना है उसका एडजस्टमेंट है। ये आप लोग जानते हैं, ये दोनों को ढीला टाइट करके हम करते हैं। दिस इज पोजीशन कंट्रोल लीवर। ये पोजीशन कंट्रोल लीवर का एडजस्टमेंट है। पोजीशन कंट्रोल लीवर मतलब कि हम पोजीशन कंट्रोल लीवर पीसी लीवर को ऊपर जब हम लिफ्ट को लेके जाते हैं वो कितना ऊपर तक जाएगा, उसका मैक्सिमम पोजीशन से 10 से 15 mm का एक सेफ्टी मार्जिन छोड़ के हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे एक एलंकी बोल्ट है, जो ये जो सैप के ऊपर जो एलंकी है ना, ये इसको ढीला करके हम क्या करते हैं, सैप को ऊपर सैप को घुमा के इसको ऊपर उठा सकते हैं और फिर मैनुअली इसको खींच के 10 से 15 mm नीचे डाउन करके फिर इसको टाइट कर देंगे। तो क्या होगा, एक सेफ्टी मार्जिन बना रहेगा। सेफ्टी मार्जिन इसलिए बना रखते हैं कि कई अगर जर्किंग वगैरह आ गया जबरदस्त, अगर बाई चांस अगर उसमें अंदर में प्ले नहीं है तो क्या होगा, जर्किंग के चलते अंदर का लिंकेज
मूव करके सिलेंडर को मतलब जो पिस्टन को मूव कराएगा और अपना जो हाउसिंग है उसके ऊपर क्रैक आ सकता है। इसके चलते ये एक सेफ्टी मार्जिन होना बहुत जरूरी है, नंबर 1। और साथ साथ हमको टॉप लिंक कहाँ लगा रहे हैं, कौन सा होल में लगा के चला रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर का एक एडजस्टमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ये क्या है कि जैसे हम लोग वहां पे पीछे का पोर्शन में हम लोग देखे थे ना कि कहाँ उठ रहा है, डीसी लीवर, दोनों लीवर सामने की तरफ डाउन है, डीसी लीवर पीछे कर रहे हैं और ऊपर उठ रहा है इंप्लीमेंट, एक पोजीशन में उठ गया तो पोजीशन कौन सा रहेगा? जैसे हमारे डी ट्रैक्टरों में 6 और 7 के बीच में लीवर उठना चाहिए, सॉरी लिफ्ट उठना चाहिए। 6 और 7 में लीवर आ गया, पहुंच गया बीच में, और उसी समय लिफ्ट उठना चाहिए डीसी लीवर के थ्रू। अगर उठ गया तो सही है, अगर नहीं उठा, आगे पीछे हुआ, तो फिर हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो छोटा सा रॉड है, इसी रॉड से हमको, जैसे भी जेडी में किया था, जेडी में उसको दाहिना साइड, बाएं साइड में था, दाहिना साइड में है, वो लंबा सा रॉड था, ये छोटा सा रॉड है, ठीक है ना। तो इसी को जो है, इस रॉड का लेंथ को कम ज्यादा करके हम क्या करेंगे, उस चीज को एडजस्ट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट है मीटा रॉकशाफ्ट के लिए, मीटा कंट्रोल वाल्व के लिए। ये हो गया सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट। सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट आप क्या करते हैं, ये दो जगह में करते हैं। एक तो है कि अगर मान लीजिए सीजन चालू होते जा रहा है, अगर हमको काम करना है, अगर हम ये क्या करेंगे, इसके थ्रू एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा कंट्रोल वाल्व बराबर काम करेगा, ये हम निश्चित हो जाते हैं सेंसिटिविटी बराबर है। और एक चीज और होता है, कई कबार जर्किंग होता है, झटका लगता है, पीछे में झटका लगता है, जर्किंग होता है, हंटिंग होता है, बोलते हैं, अलग अलग आदमी अलग अलग नाम बोलते हैं। तो उस कंडीशन में अगर जर्किंग या हंटिंग जो भी आप बोलते हैं वो थोड़ा सा कम लेवल पे है तो इसके थ्रू हो सकता है। अगर हंटिंग ज्यादा, जर्किंग ज्यादा हो रहा है तो इसके थ्रू नहीं होगा। कम लेवल पे होगा, ठीक है, वो हो सकता है, होता भी है। इसके लिए क्या करना होगा आपको, किसी को मालूम है ये एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? कोई बता सकते हैं? जी सर, एक बार बताइए, शॉर्ट में बताइए। नट जो है ढीला करके रंगी वाला टाइट करना पड़ता है। हाँ, तो पूरा तरीका बताइए तो आपको समझ में आएगा। जैसे इंजन को हम चालू कर देंगे, 1820 आरपीएम चालू करेंगे, इंप्लीमेंट के सॉरी टॉप पीछे में जो लिंकेज है, जो हमारा हाइड्रोलिक, उसमें लोड लगाएंगे और बीच में रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद इस अलग की बोल्ट को, उसके ऊपर जैम नट है, ये जैम नट को थोड़ा सा ढीला करेंगे, लॉक नट को ढीला करेंगे और धीरे धीरे एलएमजी को खोलते जाएंगे। एक पोजीशन आएगा जहां पर जर्किंग चालू हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, जब खोलेंगे तो चालू होगा, फिर क्या करेंगे, उल्टा घुमाएंगे तो एक पोजीशन में आएगा, जर्किंग रुक जाएगा, ठीक है ना। जैसे रुक जाएगा, उस पोजीशन से रख के 1/4 और घुमा के एलएमजी को फिर आप टाइट करेंगे, जैम नट को, लॉक नट को, ठीक है ना। ये तरीका है, कंपनी ऐसे ही बोलते हैं कि इस तरीके से करने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा भी है इंग्लिश में, मैं आपको हिंदी में वही बता रहा हूँ कि पहले इंजन को 800 से 2000 आरपीएम में चालू कर दीजिए, पीछे में वजन रखिए, बीचों बीच रखिए आपका इंप्लीमेंट या वजन को जो भी है, और लॉक नट को खोल दीजिए, एलएमजी को ढीला करते जाइए, एक पोजीशन में आएगा जहाँ पे जर्किंग चालू हो जाएगा। जैसे ही चालू हुआ फिर उसका उल्टा उसको टाइट करते जाइए, एक पोजीशन आएगा जहाँ पे आपका जर्किंग हंटिंग बंद हो जाएगा, उस पोजीशन में रख के उससे 1/4 और घुमा के फिर हम उसको टाइट करेंगे। ये हो गया तरीका, ठीक है, ये हो गया एक तरीका। दूसरा एक एडजस्टमेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये है कि आपका पीछे का दोनों स्प्रिंग, ये दोनों स्प्रिंग का 12.5 mm इसका लेंथ है, जो एरो मारा हुआ है, ये जो पत्ती है ना, यहाँ से लेके इसका ऊपर तक जो है, इतना ही जो है 12.5 mm हम स्केल से नापेंगे। तो ये जो है स्प्रिंग का लेंथ हमको कम ज्यादा करना होगा जरूरत के हिसाब से, ठीक है ना। बट क्या होता है, वो अलग केस है,
लेकिन नॉर्मली हमको क्या करना होता है कि इसका अंदर का जो प्ले है, इस प्ले को बिल्कुल खत्म करके रखना होता है, जीरो प्ले। अभी जीरो प्ले करेंगे कैसे? तो यहाँ का जो हमारा एडजस्टिंग नॉट दिया हुआ है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नरम हाथों से इसको टाइट करते जाएंगे, टाइट करते जाएंगे। एक जगह में आएगा तो इसका टाइट हो जाएगा, आपका फील हो जाएगा कि भाई ये टाइट हो चुका है। फिर जो है इसको हम छोड़ देंगे टाइट करना, ठीक है। ऐसे दोनों साइड दोनों स्प्रिंग को करना है, बिल्कुल प्ले खत्म करना है। अगर स्प्रिंग का टेंशन ऐसे ही खत्म हो चुका है तो आप कभी भी जो इसको ढीला को टाइट नहीं कर सकते। टाइट कर रहा है लेकिन टाइट हो ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में आपको स्प्रिंग बदलना चाहिए। ऐसे कई केसेस होते हैं, उसमें स्प्रिंग बदलना चाहिए, ठीक है। नहीं तो हाइड्रोलिक का प्रॉब्लम दूर नहीं होगा। तो हर सर्विस में कस्टमर बोले ना बोले आपको ये स्प्रिंग का टेंशन, इसको स्प्रिंग का जो प्ले है, इसको ड्रॉप लिंक, टॉप लिंक ब्रैकेट का प्ले को खत्म करना है। अभी आगे देखिए, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये ब्रैकेट है, ये जो है यहाँ पे धप धप करते हैं, मतलब हाथ से आपको महसूस हो जाएगा कि भाई यहाँ पे प्ले आए, तो प्ले को खत्म करना है। अगर प्ले को खत्म करना है तो इसका एडजस्टमेंट कर देना है, क्योंकि अंदर का लेंथ आप स्प्रिंग को हमेशा नाप नहीं सकते, बाहर से आपको प्ले को जीरो कर देना है, तो ये एक फंडा है। दूसरा, अगर प्ले खत्म नहीं हो रहा स्प्रिंग को बदल दीजिए, स्प्रिंग क्योंकि बार बार यूज होता है तो स्प्रिंग का भी टेंशन खत्म होता है। उसके बाद एक एडजस्टमेंट है यहाँ पे, अभी इसमें भी कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम आने लगा है, एक दो प्रॉब्लम हमको भी सुनने में दिया है। तो ये जो है ना, ये आपको समझ में आ रहा है ना कौन सा जगह है, ये समझ में आ रहा है? आप लोग को ये फोटो देख के समझ में आ रहा है ये कौन सा पार्ट है, कहाँ लगता है? कौन सा पार्ट है, कहाँ लगता है? स्टोन है ना सर, इसके ऊपर जो है ना उसी के अंदर में लगता है। ये इसका कवर भाग को पोस्ट करता, ये यहाँ पे, ठीक है ना, ये स्प्रिंग है और ये है पुश रॉड है, ठीक है ना। तो हम इसमें एडजस्टमेंट में जा रहे हैं। ये जो है ना, ये क्या है कि इसमें 3 मेजरमेंट है। तीनों मेजरमेंट में क्या है, एक जो है 112 mm, अभी इसमें देखिए, सॉरी ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला जो दिख रहा है, दैट इज, ये जो दिख रहा है यहाँ से लेके आगे हाउसिंग, ये जो नाट है ना, छोटा सा स्क्रू टाइप का है, यहाँ से लेके हाउसिंग तक का जो दूरियां है ये 112 है, ठीक है। और इसका बीच का जो दूरियां है ये 15 mm, और ये स्प्रिंग का जो लेंथ है ये 55 mm, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे फोटो में आप लोगों ने दिखाया है 46 mm बड़े गाड़ी के लिए, 55 कोई मोबाइल लगाइएगा ना, लगा के हमको खबर कर दीजिएगा। नंबर है ना मेरा, नंबर ये 55 mm जो है हमारा छोटा गाड़ी, डी गाड़ी के लिए, ठीक है ना, ये लेंथ है। और ये 15 mm है जो हम आपको बता रहे थे, इसी से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मेजरमेंट का मेटाना पुश रॉड, ठीक है ना, ये एक एडजस्टमेंट है। 9939320273। क्लियर है? अभी हम एक और नहीं बता रहा, हम सीधा जा रहे हैं इसमें ट्रबल शूटिंग में। वही तो नंबर है उसी समय का मेरा। अच्छा, ये सत्यम शुक्ला शो कर रहा है, ठीक है। डेटा अभी आप 1 मिनट देखिए ना, कोई जुगाड़ होगा तो ठीक, देखते हैं उसको। अभी फिलहाल इधर नहीं लगता है, अगर टूट गया तो किसी जगह होगा तो होगा तो मना तो नहीं होगा। हो गया, बातचीत हो गया, हेलो, बातचीत हो गया। हाँ सर, ओके, अभी आप इसमें कुछ प्रॉब्लम जो अभी आते हैं नॉर्मली फील्ड में, उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ एक छोटा सा डिटेल बनाया है, जो कि आप लोग को थोड़ा सा इजी रहेगा। अगर आपको कुछ हेल्प मिलेगा
है ना, तो कुछ चीजें आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। जैसे प्रॉब्लम है कि हाइड्रोलिक एंड इम्प्लीमेंट लोअरिंग, हाइड्रोलिक इम्प्लीमेंट नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है, ऊपर उठा दिया नीचे जा रहा है, तो इसमें कुछ इश्यूज हो सकता है। लीकेज फ्रॉम कंट्रोल वाल्व, प्लीज आप लोग म्यूट करिए, प्लीज म्यूट करिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैक्सिमम 10-15 मिनट और है, प्लीज म्यूट करिए। इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं लगता है ना।